आज है 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों से अवैध शुल्क पर योगी सरकार सख्त, मिलों की जवाबदेही तय। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों से लोडिंग और अनलोडिंग पर अवैध शुल्क वसूलने पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि बाह्य क्रय केंद्रों पर किसी भी किसान से ₹1 का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने चेतावनी दी है कि शिकायत मिलते ही चीनी मिलों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 में अब तक 2136 क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। 14 दिसंबर से शुरू होगी किसान पाठशाला, गांव-गांव में मिलेगा आधुनिक खेती का ज्ञान। 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक प्रदेश के चयनित गांवों में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। हर गांव में रोज 3 घंटे की विशेष कक्षा चलेगी, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती और बागवानी की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम और फार्मर रजिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में आ रही समस्याओं का वहीं समाधान करवाया जाएगा। गोंडा में 2.16 करोड़ की लागत से बनेगा पीपा पुल, 25 गांव के 50,000 लोगों को बड़ी राहत। गोंडा जिले में अयोध्या के सोहावत से जोड़ने वाली ढीमवा घाट मार्ग पर 2,16,00,000 रुपए की लागत से पीपे का पुल बनाया जा रहा है। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 64,97,000 रुपए जारी कर दिए। पुल बनने के बाद नवाबगंज क्षेत्र के 25 गांव के करीब 50,000 लोगों को अयोध्या के रास्ते सोहावल नहीं जाना पड़ेगा। आलमबाग में जलभराव से मिलेगी राहत, 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा नया नाला। लखनऊ के आलमबाग चौराहा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या अब खत्म होने जा रही है। यहां जल निकासी को दुरुस्त करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नया नाला बनाया जाएगा। बुधवार को महापौर सुषमा खरकवाल ने इसका शिलान्यास किया। नाले का निर्माण कार्य 3 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महापौर ने बताया कि बारिश और ओवरफ्लो की वजह से लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यूपी का बजट 9 लाख करोड़ के पार, शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश का बजट आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर बढ़ने जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2025 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद 2027-28 में बजट 10 लाख करोड़ से अधिक और 28-29 में 11 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। यानी अगले 3 वर्षों में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि का अनुमान है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा वादा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीब महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गरीब माता बहनों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश ने दावा किया कि बिहार चुनाव में भी उन्होंने कहीं महसूस नहीं किया कि तेजस्वी यादव हार रहे हैं। वहीं उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। यूपी में 5 लाख राशन कार्ड धारक अपात्र, आयकर डेटा मिलान में सामने आया बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग के द्वारा आयकर विभाग के डेटा से मिलान करने पर बड़ा खुलासा हुआ। निर्धारित मानक से अधिक आय वाले 5 लाख राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। कुल 16.92 लाख कार्ड धारकों को जांच के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9.10 लाख की जांच पूरी हो चुकी है। नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वालों को अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। एआई आधारित ट्रेडिंग प्रोटोटाइप तैयार, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की बड़ी उपलब्धि। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ट्रेडिंग को एआई तकनीक से जोड़ते हुए एक उन्नत प्रोटोटाइप तैयार किया। ईओ समूह के छात्र यतीन्द्र सिंह, आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ शाश्वत ने डॉक्टर ईरम के मार्गदर्शन में ये मॉडल विकसित किया। ये प्रोटोटाइप बाजार के रुझानों का विश्लेषण कर ट्रेडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले खुद लेगा, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान कम और अनुमान अधिक सटीक मिलेगा। आईटी स्टार्टअप सेक्टर में 14,000 करोड़ का निवेश, यूपी बन रहा बड़ा डिजिटल डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश तेजी से भारत का नया डिजिटल डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। आईटी स्टार्टअप और डेटा सेंटर सेक्टर में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश राज्य में आया है। इन्फोसिस, एडोब, आईबीएम और टेली परफॉर्मेंस जैसी वैश्विक कंपनीज के निवेश से प्रदेश में तकनीक, नवाचार और रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को स्टार्टअप, आईटी सर्विसेज और डेटा प्रोसेसिंग का बड़ा हब बनाया जाए।
यूपी में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की अवधि बढ़ने की संभावना है। बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब 17.7% मतदाताओं की गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो पाए, जिसके कारण प्रक्रिया अधूरी रह गई। इसे देखते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एसआईआर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने पर मतदाता सूची को और अधिक सटीक व पूर्ण रूप से तैयार किया जा सकेगा। अवैध घुसपैठ रोकने के लिए योगी सरकार का कड़ा प्लान, हाईटेक तकनीक और डिटेंशन सेंटर होंगे अभी। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए योगी सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसे देश भर के लिए मॉडल माना जा सकता है। सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए हाईटेक मॉडर्न तकनीक का उपयोग कर रही है, ताकि कोई भी अवैध रूप से प्रदेश में छिपकर न रहे। पकड़े गए घुसपैठियों को अत्याधुनिक सुरक्षा वाले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा इतनी अभेद होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सीएम योगी का युवाओं को संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, ड्रग्स का नशा और मोबाइल या स्मार्टफोन की लत। उन्होंने चेताया कि यदि युवा इन दोनों नशों से खुद को दूर रखें, तभी वे अपने भविष्य को संवार पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकते हैं। सफलता पाने का रास्ता आत्म अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली से होकर गुजरता है। पासपोर्ट जांच के लिए अब आवेदक को थाने नहीं बुलाया जाएगा, डीआईजी मेरठ ने जारी किए निर्देश। मेरठ में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने थाना कोतवाली का निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी आवेदक को थाने में न बुलाया जाए। पुलिस टीम अब तय प्रक्रिया के तहत स्वयं पता सत्यापन करेगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, बैरक, मालखाना, मेस, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली भी जांची। डीआईजी ने साइबर टीम प्रभारी को निर्देश दिया कि दरोगाओं को साइबर क्राइम से संबंधित अपडेट लगातार उपलब्ध कराई जाए। होम्योपैथी की 10 दवाओं पर नया शोध, अन्य रोगों पर प्रभाव जानने की तैयारी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी विभाग 10 अलग अलग दवाओं पर नया शोध कर रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये दवाएं और किन रोगों में प्रभावी साबित हो सकती हैं। हर दवा का परीक्षण 35 से 40 स्वयंसेवकों पर किया जा रहा है। अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर रमेश प्रसाद ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिससे अनुसंधान को नई दिशा मिले। इससे पहले कॉलेज में इंसेफेलाइटिस पर किए गए अध्ययन में होम्योपैथिक दवाओं को लाभकारी पाया गया था। बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह, 13,650 छात्रों को मिलेंगी उपाधियां। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 12 दिसंबर 2025 को अपना 105वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित करने जा रहा है। मुख्य समारोह स्वतंत्रता भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य मंच से 29 मेधावी छात्रों को विशेष सम्मान दिए जाएंगे, जिसमें 2 चांसलर पदक, 2 स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और 29 बीएचयू पदक शामिल हैं। परिवहन निगम का नया नियम, 25 यात्री नहीं तो बस नहीं चलेगी। राजस्व नुकसान रोकने और बस संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन निगम ने नया नियम लागू किया। अब किसी भी रूट पर बस तभी चलाई जाएगी जब उसमें कम से कम 25 यात्री मौजूद हों। खासकर शाम और रात के समय इस नियम का सख्ती से पालन होगा। अक्सर देखा जाता था कि सवारियां कम होने के बावजूद बसेस खाली चलती रहती थीं, जिससे निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। नए नियम के लागू होने से संचालन में सुधार और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने की उम्मीद है। झांसी अमृतसर एक्सप्रेस में आग की अफवाह, मॉक ड्रिल से मची खलबली। मथुरा जंक्शन पर झांसी अमृतसर स्पेशल ट्रेन के एक कोच में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। सुबह 10:49 पर गाड़ी संख्या 03155 में आग लगने की खबर एसएस ने कंट्रोल को दी। सूचना मिलते ही रेलवे, अग्निशमन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। अधिकारियों और अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाद में पता चला कि ये वास्तविक आग नहीं बल्कि मॉक ड्रिल थी। खाद्य संकट में आंशिक राहत, हड़ताल के बीच बौसर समिति में शुरू हुआ वितरण। सरसौल ब्लॉक में 11 समितियों के सचिवों की हड़ताल के बावजूद किसानों को खाद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बौसर समिति में 440 बोरी खाद का वितरण किया गया, जिसमें प्रत्येक किसान को 1 बोरी खाद प्रदान की जा रही है। भारी भीड़ और किसानों की जरूरत को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इससे आंशिक रूप से खाद संकट में राहत मिली। अधिकारियों ने कहा कि हड़ताल के बावजूद किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।
किसको ने जारी किया नया हेल्पलाइन नंबर। विद्युत समस्याओं के लिए अब संपर्क करें 1800-410-1912। कानपुर में केस्को ने अपने उपभोक्ताओं के लिए विद्युत समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु नया हेल्पलाइन नंबर 1800-410-1912 जारी किया है। अब उपभोक्ता बिल संशोधन, भुगतान अपडेट, विद्युत विच्छेदन, आपूर्ति संचालन और अन्य विद्युत शिकायतों के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नया नंबर पुराने की जगह संचालित होगा। केस्को प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि किसी भी विद्युत समस्या के समाधान के लिए सीधे नए हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। शिकायत निस्तारण में लापरवाही, कानपुर की रैंकिंग 70वें स्थान पर, 48 अफसरों को नोटिस। कानपुर जिले की IGRS रैंकिंग नवंबर में गिरकर 70वें स्थान पर आ गई। शासन स्तर से जारी नेगेटिव फीडबैक में 4 विभाग, नगर निगम, केडीए, जलकर और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पाए गए। शिकायत निस्तारण में लापरवाही बरतने के कारण एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने 48 अफसरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नए साल से चकेरी एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू। नए साल से चकेरी एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। इसके साथ ही हैदराबाद के लिए रोजाना फ्लाइट मिलने की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा बेंगलुरु के लिए अब रोजाना उड़ान उपलब्ध होगी, जबकि पहले ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस हैदराबाद की फ्लाइट रोजाना भरने जा रही है। लखनऊ में 65 एकड़ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार। पीएम मोदी करेंगे 25 दिसंबर को लोकार्पण। लखनऊ के पुराने शहर में एलडीए की बसंत कुंज योजना क्षेत्र में 65 एकड़ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया। इस स्थल को ऊपर से देखने पर कमल का आकार दिखाई देता है। यहाँ प्रमुख आकर्षण के रूप में भारत माता की प्रतिमा, सुदर्शन चक्र लिए हुए, कमल के फूल और दिए की आकृति के बड़े मॉडल स्थापित किए गए। फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी भव्य समारोह में इसका लोकार्पण करेंगे। बाराबंकी सड़क हादसा। बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में 2 कारों की भीषण टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। हादसे ने इलाके में कोहराम मचा दिया। इस बीच लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन अब भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रेन से यात्रा कर रहे पूर्व IPS और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस की STF ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। अयोध्या में रामलला की सेवा सुरक्षा, जयपुरी रजाई और गुनगुना पानी का इस्तेमाल। अयोध्या में बढ़ती ठंड के बीच श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में रामलला और हनुमान लला की सेवा सुरक्षा को और मजबूत किया गया। 5 वर्षीय बाल स्वरूप रामलला को जयपुरी रजाई उड़ाई जा रही है। आरती और राग भोग का समय बदल दिया गया, जबकि शयन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया। स्नान और अभिषेक के दौरान अब गुनगुना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे संशोधित CGHS ECHS रेट्स। केंद्र सरकार ने CGHS और ECHS से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2025 से नए संशोधित रेट्स लागू करने का आदेश जारी किया। इस तारीख की आधी रात से सभी मौजूदा करार रद्द माने जाएंगे। अब सभी निजी अस्पतालों को डिजिटल आवेदन करके पैनल पर बने रहने की प्रक्रिया फिर से पूरी करनी होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।